हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, सेल के डिस्कवरी के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्मा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मा के वेरियस पार्टिकल्स के बारे में, या मैं ये कहूँ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और ये सेल के अंदर क्या फंक्शन करते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, जो एक सेल होती है वो एक प्रॉपर यूनिट होती है, और इस प्रॉपर यूनिट सेल को लिविंग सेल ऑर्गेनल्स का निर्माण करना होता है। लिविंग सेल ऑर्गेनल्स का निर्माण करना होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म है, रेस्पायरेशन है। एक सेल को बहुत से फंक्शन करने होते हैं, मेटाबॉलिज्म, रेस्पायरेशन, हार्मोन और एंजाइम का सीक्रेशन करवाना, प्रोटीन का सिंथेसाइज करवाना। ये सभी फंक्शन एक सेल के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। इन सभी फंक्शन को करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स हमारी बॉडी में आवश्यक जो सब्सटेंस है उनकी पूर्ति करते हैं। आइए जानते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें दिखाई देगा कि साइटोप्लाज्मा के अंदर डिफरेंट शेप एंड साइज के वेरियस पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। या फिर ये कहें कि सेल के अंदर जो डिफरेंट शेप एंड साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स होते कौन से हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा न्यूक्लियस है। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले मैं बात करूं कि ये सभी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या हुआ कि जो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये सभी जो ऑर्गेनल्स है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन सभी ऑर्गेनल्स को हम क्या कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ये जो ऑर्गेनल्स है, अब हम बात करते हैं कि होते कौन कौन से हैं। मैंने एक आपको ये बताया कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर साइटोप्लाज्मा में जो डिफरेंट शेप एंड साइज के जो पार्टिकल्स हैं उन सब को हम क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनल्स। यानी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ना है एक हमें न्यूक्लियस को छोड़ना है। कभी भी पूछे कि सेल ऑर्गेनल्स होते कौन से हैं तो हमें सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को छोड़ना है और न्यूक्लियस को छोड़ना है। इन दोनों को छोड़कर जो भी पार्टिकल्स इस सेल के अंदर है वो सभी सेल ऑर्गेनल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। तो हमने ये जाना कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्मा में जो वेरियस पार्टिकल्स जो इसके अंदर घूम रहे हैं वो सभी क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। अब जानते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। तो आइए सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्गी अपरेटर्स, गोल्गी अपरेटर्स। फिर है लाइसोसोम, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है सेंट्रियोल्स, फिर है वैक्यूल्स, फिर है राइबोसोम। ये सभी जो ऑर्गेनल्स है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्या वर्क करते हैं? जैसे हमारे डेली रूटीन में हमारी बॉडी को जिन जिन सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, जिन जिन एनर्जी है और रेस्पायरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, जो जो क्रियाओं की आवश्यकता होती है वो सब कौन करवाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स ही करवाते हैं। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है या साइटोप्लाज्मा में जो जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं या वेरियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सभी इन्हीं फंक्शन को करते हैं। चलिए जानते हैं कि ये क्या फंक्शन करते हैं, क्या वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनल्स जो लेते हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये है आरबीसी की जो मैच्योर आरबीसी होती है उसको छोड़कर सभी यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। सिर्फ मैच्योर आरबीसी को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी जो अधिकता है वो कहाँ पाई जाती है? जो मेटाबॉलिज्म के लिए सक्रिय होती है। जैसे मेटाबॉलिज्म के लिए सक्रिय है हमारी इंटेस्टाइन और स्टोमक, ये मेटाबॉलिज्म के लिए सक्रिय है, यही भोजन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो इनकी संख्या अधिक कहाँ पाई जाएगी? इंटेस्टाइन और स्टोमक में। इंटेस्टाइन और स्टोमक में किसकी अधिकता पाई जाएगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेवार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कहाँ होता है? इंटेस्टाइन और स्टोमक में। तो ये सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी? इंटेस्टाइन और स्टोमक में।
अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती कितने टाइप की है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, जानते हैं रफ कौन सी होती है, स्मूथ कौन सी होती है। तो स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो ये सभी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। अब जो ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के पास में ये नलिकाकार संरचना में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ कैसे, आप इसके ऊपर देख सकते हैं जैसे ये आपको खुरदरी सतह, इसकी जो सतह है वो खुरदरी, ऐसे स्ट्रक्चर में खुरदरी दिखाई हुई है, खुरदरी आपको दिखाई दे रही है। ये खुरदरी कैसे हुई कि साइटोप्लाज्मा के अंदर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं, इसकी सतह के ऊपर आकर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सतह क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, कण होते हैं, वो इसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं। अब कण ऊपर आकर चिपक जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, इसकी सतह खुरदरी हो जाती है, और खुरदरी होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। किसका सिंथेसिस करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। अब जानते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो सिस्टर्नी स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई दे रही है, सिस्टर्नी स्ट्रक्चर के रूप में होती है। तो इसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है, इसकी सतह चिकनी होती है, इस वजह से क्या है, राइबोसोम इस पे चिपकते नहीं है और इसकी सतह चिकनी होती है। तो हमने जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रफ और एक होते हैं स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनकी सतह पे क्या होता है कि राइबोसोम ग्रेन्यूल्स आकर चिपक जाते हैं, जो उसकी सतह को खुरदरा बनाते हैं, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इनकी सतह पर क्या होता है कि राइबोसोम आकर चिपकते नहीं है, इस वजह से इसकी सतह क्या होती है, चिकनी होती है, और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, मांसपेशियों और ग्लाइकोजन का स्टोरेशन करने वाली लीवर सेल में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मांसपेशियों और ग्लाइकोजन का स्टोर करने वाली लीवर सेल में प्रेजेंट होती हैं। अब मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से होते हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम आकर चिपक जाते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से होते हैं, जिन पे राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स नहीं चिपकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, जो मांसपेशियों और ग्लाइकोजन का स्टोरेशन करती है, जैसे लीवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो मांसपेशियों और ग्लाइकोजन का स्टोरेशन करने वाली लीवर सेल में प्रेजेंट होती है। तो आपको मैंने पहले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चलिए अब जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में। अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला जो फंक्शन होता है वो होता है नॉन प्रोटीन जो सब्सटेंस होते हैं उनका सिंथेसिस करवाना। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का सिंथेसिस कौन करवाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे अगर फंक्शन की बात करूं तो दूसरा फंक्शन होता है स्टोरेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का स्टोरेशन और मेटाबॉलिज्म का फंक्शन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। तीसरे फंक्शन की बात करूं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये सभी जो फंक्शन होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में। जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है वो है गोल्गी अपरेटर्स। चलिए स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और गोल्गी अपरेटर्स के बारे में जानते हैं। गोल्गी अपरेटर्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। गोल्गी अपरेटर्स के बारे में जानते हैं तो गोल्गी अपरेटर्स जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है गोल्गी अपरेटर्स। पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये भी न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है और ये थैलीनुमा संरचना में प्रेजेंट होता है। एक इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक थैलीनुमा संरचना जो होती है वो गोल्गी अपरेटर्स की होती है। अब बात करें इसकी खोज की तो एक इटली के तंत्रिका वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्राउन उल्लू की तंत्रिकाओं में इसकी खोज की या इसका पता लगाया। किसकी तंत्रिकाओं में, एक ब्राउन उल्लू की तंत्रिकाओं में इसका पता लगाया। अब ये गोल्गी अपरेटर्स होते हैं, ये प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स के प्रोसेसिंग, पैकिंग, लेबलिंग और ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं। क्या कार्य करता है गोल्गी अपरेटर्स,
जो प्रोटीन और अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक सब्सटेंस होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करना, उनकी पैकिंग करना, उनकी लेबलिंग करना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करना। तो गोल्गी ऑपरेटर्स को सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स को सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। और पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन और अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, पैकिंग करता है, लेबलिंग करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है, इसलिए इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। अगर हम गोल्गी ऑपरेटर्स के फंक्शन का बात करें तो फंक्शन इसका जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक सब्सटेंस है उनका स्टोरेशन करना और उनकी ट्रांसपोर्टिंग करना। क्या करना? उनका स्टोरेशन करना और उनका ट्रांसपोर्टिंग करना किसका फंक्शन होता है? गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में। तो गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में हमने जाना कि गोल्गी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्रोटीन और अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करना, पैकिंग करना, लेबलिंग करना और उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य कौन करता है? गोल्गी ऑपरेटर्स के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल्स लाइसोसोम के बारे में। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और लाइसोसोम जैसे मैंने आपको ये दिखाया है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है हरे कलर की एक आपको ये गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने लाइसोसोम बनाया है। अब ये जो लाइसोसोम है अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लाइसोसोम जो है वो गोल्गी ऑपरेटर्स के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा निर्माण होता है? गोल्गी ऑपरेटर्स के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो क्या कार्य करता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, इनके बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके जो बड़े अणु होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है। अब जो ये लाइसोसोम है इसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है जिसे हम एसिड फास्फेज एंजाइम होता है, जिसमें क्या होता है? एसिड फास्ट फेज एंजाइम होता है जो मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। अब ये जो लाइसोसोम है इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई बार विशेष परिस्थितियों में अपने अंतःद्रव्य पदार्थों को नष्ट कर देती है, खा जाती है। क्या करती है? अपने अंतःद्रव्य पदार्थों को नष्ट कर देती है या खा जाती है। अब नष्ट करने और खा जाने की बात मैं अगर बताऊं तो कई बार हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, ये कई सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो वर्क करना बंद कर देते हैं, जो पुराने हो जाते हैं उनको ये नष्ट कर देती है, जिससे क्या होता है? सेल की क्लीनिंग हो जाती है। तो ये लाइसोसोम के कुछ फंक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में हमें दो लेयर होती है, एक आउटर और एक इनर। इनर जो ये स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रही है, आपको ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और ये जो बाहर की लेयर है इसे कहते हैं पोर्स, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के लेयर्स के सरफेस एरिया की बात करूं तो बाहर की तुलना में अंदर की जो लेयर होती है उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। कैसे? कि ये जो सरफेस एरिया ये है फिक्स, और अंदर के जो फोल्ड्स को अगर मैं स्ट्रेच करूं, सीधा करूं, तो ये बाहर की तुलना में अंदर के जो फोल्ड्स है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, बड़ा करेंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करते हैं डीएनए और राइबोसोम, जिसकी वजह से ये प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वह स्वयं ही कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। और फंक्शन की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम करती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या चीज होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भोजन, और भोजन का ऑक्सीडेशन जो है वो करवाना होता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब भोजन के ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? बाहर से ऑक्सीजन लेता है और अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम और ऑक्सीजन मिलकर भोजन का क्या करती है? ऑक्सीडेशन करवाती है। और भोजन का ऑक्सीडेशन होने से CO2 और वाटर बनता है। और जैसे कि आपको बता दूं कि बॉडी के लिए CO2 आवश्यक नहीं होती, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसे बाहर फेंक देता है, और जब भोजन का ऑक्सीडेशन करवाना होता है तो CO2 को अंदर ले लेता है। तो ये क्या करता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कार्य करता है। कैसे करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन होता है और भोजन का ऑक्सीडेशन करना जरूरी होता है। अब भोजन के ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि बाहर से ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन प्लस एंजाइम मिलकर
उस फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन होने के बाद फूड का क्या बन जाएगा, CO2 प्लस वाटर। अब CO2 बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होती तो माइटोकॉन्ड्रिया उसे बाहर फेंक देगा और जब भोजन का ऑक्सीडेशन की आवश्यकता होगी तो O2 को वापस अपने अंदर ले लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। अब हम अपने नेक्स्ट जो ऑर्गेनल्स है उसको लेते हैं, सेंट्रियोल्स को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स को अगर देखें तो सेंट्रियोल्स सेल के सेंटर में और न्यूक्लियस के क्लोज में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रियोल्स क्या कार्य करता है कि सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है सेंट्रियोल्स। सेल डिवीजन जब भी होता है और उसमें क्रोमोसोम का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रियोल्स। अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें तो वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में बात करें तो वैक्यूल्स जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है और बेलन आकृति की होती है। इसमें 2 लेयर होती है और दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड भरा रहता है और इस लेयर्स के बीच, प्रत्येक लेयर के बीच में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। अब ये धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है वो क्या करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ये वैक्यूल्स का फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट अपने ऑर्गेनल्स की बात करें तो है राइबोसोम। अब राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्मा का मुख्य कण होता है। राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ राइबोसोम लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। राइबोसोम जो होता है, ये जो छोटे छोटे कण है, ये साइटोप्लाज्मा का मुख्य कण है। मुख्य राइबोसोम जो होता है वो मुख्य कण होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है और प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म का कार्य भी राइबोसोम करता है। आज हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे न्यूक्लियस और सेल डिवीजन के बारे में। आशा करता हूँ आज जो टॉपिक हमने पढ़ाया आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।